हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। यानी कि एक्सरसाइज 1.2 को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेंगे ताकि एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत हम लोगों को नहीं हो। इसके अलावा इसमें जितना भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, सारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाए और साथ ही एक्सरसाइज में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? एक प्रमेय है। प्रमेय हमें एक बात बताती है और उसका जहाँ यूज होगा हम लोग वहाँ पर उसका यूज करते हैं सवाल उवाल बनाने के लिए। तो ये भी एक प्रमेय है, इसका सिर्फ नाम रख दिया है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो ये भी हमको ये सारा बात बता रही है जिसका हम लोग यूज करेंगे। अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं कि ये बात क्या बता रही है और उसका मतलब क्या है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अभी आप इतना बताइए कि हम एगो संख्या लेते हैं 12 और इसको हम चाहते हैं गुना के रूप में लिखना चाहते हैं, गुना के रूप में लिखना, और बीच में जो संख्या आए वो खाली अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझते हैं? भाज्य संख्या जिसमें दो गो से ज्यादा से भाग लगना चाहिए, दो गो से नहीं, दो गो से ज्यादा से। अभाज्य संख्या मतलब जाना में दुए गो से भाग लगना चाहिए। तो अभाज्य संख्या में आएगा 2, 3, 5, 7 ये सब आता है। तो हम यहाँ 12 को लिखना चाहते हैं गुना के रूप में और वो भी चाहते हैं कि यहाँ जौन जौन संख्या आए वो सारा संख्या कथी हो, अभाज्य हो। यानी कि 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ये सब हो। भाज्य नहीं होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो कैसे लिखे? तो हम लोग ऐसे लसा उसा बनाते थे जब, तो 12 को ऐसे करते थे, 2 से यहाँ आएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ आएगा कथी 3। यहाँ जितना संख्या आया है सब के सब कथी है, अभाज्य है। तो यही से यहाँ उतार देंगे, एगो 2 है, एगो और 2 है, एगो 3 है। इसकी जरूरतें नहीं पड़ा तो इसको हटा दी। तो यहाँ आप देखिएगा अगर ध्यान से, यहाँ मेरा ये 12 को थी है, भाज्य है कि अभाज्य है? 12 भाज्य है। यहाँ 3 गो संख्या लौक रहा है, ये तीनों के तीनों कथी है, अभाज्य है। तो हमने 12 को गुना के रूप में लिखा, लेकिन यूज किसका किया? सिर्फ अभाज्य संख्या की। यानी हम कह सकते हैं कि हम 12 को लिख दिए अभाज्य संख्या के गुना के रूप में, अभाज्य संख्या के गुना के रूप में, चाहे इसी को बोल सकते हैं गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्या के गुना के रूप में या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख दिया किसको? 12 को। 12 कहिए चाहे कथी कहिए, भाज्य संख्या। अब एक बात बताइए कि 12 को गुना के रूप में अगर लिखना हो तो यह एगो तरीका है कि दूसरा तरीका है? तो आप लोग कहिएगा ना ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, दूसरा तरीका से कर सकते हैं। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 2, 12 के हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 4, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है। इसमें हमने खाली यूज किया है किसका? अभाज्य संख्या का। लेकिन इसमें भाज्य का यूज कर दे रहे हैं, भाज्य का यूज कर दे रहे हैं। तो 12 को अलग अलग तरीका से गुना के रूप में लिख सकते हैं कब? जब भाज्य का यूज करेंगे तब हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग अभाज्य का यूज करेंगे तो ये तरीका को छोड़ के दूसर कोनो तरीका नहीं होगा। ऐसे ही लिखाएगा, 12 के एक एक तरीका से लिखाएगा, दूसरा तरीका से नहीं लिखाएगा अगर अभाज्य संख्या लेते हैं तब। लेकिन जब दूसरा तरीका कहने का मतलब समझ रहे हैं, इसमें एगो 2 है, एगो 2 है, एगो 3 है, तो यह रहेगा, 2 हमेशा रहेगा, एगो 3 किसके लिए? 12 के लिए। इसका अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। दूसरे में 7 नहीं आएगा, 12 को जब लिखना होगा तो 7 आएगा? नहीं आएगा। न 6 आएगा, न 5 आएगा, ये सब नहीं आएगा। मतलब 12 को लिखने का एक ही तरीका है, दूसरा तरीका है नहीं। लेकिन यहाँ तो दूसरा तरीका हो जा रहा है। तो दूसरा तरीका से आप कब लिख पाइएगा? 12 को 4, 5 को तरीका से हम लोग लिख थे, लेकिन कब लिखे? जब हम लोगों ने भाज्य का यूज कर दिया, 6 का, 4 का, 12 का। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ अभाज्य का यूज करेंगे तो एक ही तरीका से लिखाएगा।
अब भाज का यूज करेंगे तो अलग अलग तरीके से। तो इतना आप लोग समझे कि 12 को अगर अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखेंगे तो एक ही तरीका से लिख सकते हैं। एक ही तरीका कहने का मतलब ये जो संख्या आया है वह रहेगा, आज बिहान परसों चौथा रोज हमेशा चाहे कोई भी लिखे यह संख्या से रहेगा। दूसर तरीका से 12 को नहीं लिखा जा सकता है। तो आप कहिएगा ना हम तब 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2, चाहे 2 गुना 3 गुना 2, इहो 12 है इहो 12 है। तो ए में चाहे एगो और तरीका 2 गो 2 है तो यहीं पर लिख देते हैं 2 गो 2 मतलब पावर के रूप में लिख सकते हैं। 2 गो 2 के बदला 2 के पावर 2 और 3 है तो 3। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो ए में आ हे में आ ए में कोई अंतर थोड़ी है। आ ए में सब तो एक एक बातवा कह रहा है। यो कह रहा है 2 गो 2 एगो 3, 2 गो 2 एगो 3, 2 गो 2 एगो 3। खाली आप एक के बाद दूसरका वाला आदमी बदल दिए, ऑर्डर चेंज कर दिए, क्रम चेंज कर दीजिए, लेकिन संख्या जो आया था 12 में वह संख्या हर एक जगह है। तो इसका मतलब क्या समझे, हम इतना समझाना चाह रहे थे कि 12 को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, अभाज्य संख्या के गुना के रूप में, अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखा जा सकता है। और केवल एक ही तरीका से, अगर अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखेंगे जिसमें केवल अभाज्य संख्या हो तो केवल एक ही तरीका से, दूसरा तरीका से एकरा जैसा नहीं लिख सकते हैं। इतने हम समझाना चाह रहे हैं। अब चलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यह बातवा कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और वो जो गुणनखंड है वो कथी होगा, अद्वितीय होगा। तो हमने भी तो यहाँ लिया है क्या, भाज्य संख्या। वो यह ना कह रही है कि एगो भाज्य संख्या आप लीजिएगा, भाज्य संख्या आप लोग लीजिएगा तो उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख पाइएगा, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप। तो हमने यहाँ लिखा कथी, लिया कथी, भाज्य संख्या, और लिख दिए किसके रूप में, अभाज्य संख्या के गुना के रूप में। अभी इसको हटा देते हैं, अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख दिए। यह बात कहता है आधारभूत प्रमेय। और ये कह रहा है कि जो गुना के रूप में लिखे हैं उसको, उसी को, जो गुना के रूप में लिखे हैं उसी को कथी कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड मत कहिए, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या के गुना के रूप में अगर लिख दिए तो उसको कथी बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंडन बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो बोल रहा है कि ये जो गुणनखंडन होगा वो अद्वितीय होगा, मतलब एक ही तरीका से गुणनखंडन होगा। ये जो गुणनखंडन किए हैं एक एगो तरीका से, तो एक एगो तरीका होगा। इसमें दोसर कोनो आके 6 थोड़ी लिया देगा, 6 लियाएगा तो कथी हो जाएगा, वो तो भाज्य हो जाएगा। लेकिन रखना कथी है, अभाज्य। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो हमेशा अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखेंगे तो वो कथी होगा, अद्वितीय, मतलब एक ही तरीका से लिखा जा सकता है। तो समझ गए इतना कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। कोई भी भाज्य संख्या लीजिए, आप 18 लीजिए, 24 लीजिए, 50 लीजिए, इसको अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखा जा सकता है, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 18 को कितने लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3। तो ये होगा एक एगो तरीका है। अब दोसर गुनो आके 18 के बदला में कितना ले लेगा, 50 गुना 70 थोड़ी लिख देगा। यह एगो तरीका है अगर अभाज्य संख्या लिखना हो। हाँ, भले आप इसको पावर के रूप में लिखिए, 2 गुना 3, 2 है तो 3 के पावर। 24 को कितना लिख सकते हैं, 4 छक 24, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। तो 24 के कोनो लिखेगा, हम लिखे चाहे आप लिखे, यही तरीका है लिखने का। अभाज्य खाली रखना हो तो यह तरीका है, दोसर तो होगा नहीं। तो इसीलिए इसको कथी बोलते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन हमेशा अद्वितीय होता है, यानी कि एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको अगर पावर के रूप में लिखिए चाहे रहने दीजिए, बात एक ही है। तो 2 के पावर 3 गुना 3, 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, यानी 2 गुना 5 के पावर 2। तो चाहे हम ये भी कथी है, भाज्य है, ये भी कथी है, भाज्य है, ये भी कथी है, भाज्य है। इस सब को हमने लिख दिया अभाज्य संख्या के गुना के रूप में, अभाज्य संख्या के गुना के रूप। एक तरीका से एकरा लेल इहे एगो तरीका, एकरा लेल इहे एगो तरीका, एकरा लेल इहे एगो तरीका। तो मतलब समझ गए, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखा जा सकता है, और एगो संख्या के लेल एक एगो तरीका रहेगा, यानी कि जो गुना के रूप में लिखे वो कथी होगा, हमेशा अद्वितीय होगा। अद्वितीय कहने का मतलब एक ही तरीका से लिखा जा सकता है।
तो इतना आप लोग समझ गए होइएगा। आगे हम लोग समझते हैं। और एक बात और जरूरी कि जब हम लोग लिखते हैं तो ये तो बताइए दिए हैं कि अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखते हैं तो इस काम को कथी कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 18 को हम लोग ऐसे लिख दिए तो बोलेगा कि 18 का हमने क्या किया, तो अभाज्य गुणनखंडन कर दिए। जैसे कोई बोलेगा कि आप 100 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, तो 100 के बदला मतलब कथी, अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिखा है अभाज्य संख्या के गुना के रूप। देख रहे हैं खाली अभाज्य संख्या उठाए हैं, कोई भी भाज्य है नहीं है, अब गुना के रूप। तो अभाज्य गुणनखंडन बोलेगा 100 का कीजिए तो इसे ही गुना के रूप में लिख देना। तो 2 दूना 4 पचे 20 पचे 100। आप ऐसे लिखिए चाहे पावर के रूप में, आप पावर के रूप में लिखने आना चाहिए आगे, नहीं तो पावर के रूप में आगे लिखना पड़ेगा। तो 2 का एगो है 2 गो, तो 2 के पावर हो जाएगा 2। वैसे ही 5 भी है 2 गो, तो 5 के पावर हो जाएगा 2। तो यहाँ हमने एगो भाज्य संख्या लिया और यहाँ लिख दिया अभाज्य गुणनखंडन के रूप में, या फिर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है इकाई अंक के बारे में। क्वेश्चन में आपको एगो संख्या दे देगा और पूछेगा बताओ इस संख्या का इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा। चाहे वो ये पूछेगा कि इस संख्या का इकाई अंक 5 होगा कि नहीं होगा। तो ये तो एकदम लड़का वाला सवाल आपको लग रहा होगा। तो संख्या को देख के आराम से बता देंगे कि संख्या का इकाई अंक 0 है कि 5 है। जैसे देखिए ऐसा लिखा रहा 8 7 9 0 0 8 0, या फिर ऐसा लिखा रहा 5 2 5 1 5 2 4 4 5। तो ये तो संख्या देख के बता देंगे इकाई अंक 0 है, इकाई अंक कथी है 0 है, इकाई अंक कथी है 0 है। इसमें बता देंगे इकाई अंक कथी है 5 है, इसमें बता देंगे इकाई अंक कथी है 5 है, इसमें इकाई अंक कथी है 5। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एगो संख्या देगा, जैसे संख्या दिया था, पूछेगा बताओ इसका इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा, इसका इकाई अंक 5 होगा कि नहीं होगा। ये आपसे कथी करेगा, पूछेगा। लेकिन यहाँ लॉजिक ये है कि इतना आसान तरीका से आपको संख्या नहीं देगा। आपको संख्या देगा ऐसे 25 के पावर 4 इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा, या फिर बोल देगा कि इकाई अंक 5 होगा कि नहीं होगा। ऐसे दे देगा 180 लिख देते, 180 के पावर 8 बताइए इसका इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा। चाहे पूछ देगा इसका इकाई अंक 5 होगा कि नहीं होगा। ऐसा संख्या एगो और संख्या देगा ऐसे 4 के पावर n एगो संख्या है, बताइए इसका इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा। चाहे पूछ देगा कि 5 होगा कि नहीं होगा। तो आपको ऐसा हल्का संख्या नहीं देगा, ऐसे पावर के रूप में संख्या देगा, पावर के रूप में। अब यहाँ 25 रहता तो बता देते, यहाँ 25 के बात नहीं हो रही, 25 रहता तो बताइए देते कि इकाई अंक कितना है 5 है, चाहे कह देते कि इकाई अंक 0 नहीं है। तो 25 के पावर अगर 2 दे दे चाहे 4 दे दे, तो अब यहाँ 25 के बातें नहीं हो रही है, 25 के पावर 2 की बात हो रही है, यानी कि 6 से 25 की बात हो रही है। तो ऐसे पावर के रूप में आपको संख्या देगा। अब पूछेगा कि बताओ बुआ इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा बताओ। चाहे यह पूछ सकता है कि इकाई अंक 5 होगा कि नहीं हो। चाहे इस संख्या, जैसे इस संख्या 0 पर समाप्त होगा या फिर 5 पर समाप्त होगा कि नहीं बता। 0 पर समाप्त होने का मतलब कथी है कि इकाई अंक 0 होगा, यह कह रहा है। और 5 पर समाप्त होने का मतलब कथी, यह पूछ रहा है कि इकाई अंक 5 है कि नहीं। तो हम लोग समझते हैं कि पावर वाला में कैसे बताएंगे कि इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा, चाहे 5 होगा कि नहीं होगा। पावर वाला में कैसे, ये सब तो हम लोग बता सकते हैं आराम से। ये सब ऐसा संख्या दिया रहे तो चुटकी में आदमी बता दे। जब पावर के रूप में रहे तब कैसे बताएंगे कि हाँ 0 होगा इकाई अंक कि नहीं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 0 वाला देख लेते हैं, पहले 0 वाला पर ध्यान। तो संख्या उठाइए जो 0 पर समाप्त होता हो। 0 पर समाप्त होने का मतलब कथी, उसका इकाई अंक कथी हो 0। जैसे देखिए इकाई अंक 0 वाला ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, या फिर 50, चाहे 1080 ले सकते हैं। इस सब का इकाई अंक कथी है 0 है। चाहे ये सारा संख्या किस पर समाप्त हुआ है 0। अब जरा इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए, जैसे पहले लिखे थे वैसे ही थोड़ा सा अलग करके। तो हम लोग 20 को कितना लिख सकते हैं 2 गुना 10 लिख सकते हैं, 50 को 5 गुना 10 लिख सकते हैं, 1080 को 108 गुना 10 लिख सकते हैं आराम से। तो आप लोग देख रहे हैं कि जिसका जिसका इकाई अंक 0 है, या फिर जो जो संख्या 0 पर समाप्त हुआ है
उस सारा को गुना के रूप में जब हम लिख रहे हैं, इस सारा को कथी किए हैं इधर गुना के रूप, तो गुना के रूप में जब हम लोग लिख रहे हैं तो हर एक संख्या में कथी आ रहा है 10 आ रहा है, हर एक संख्या में आ रहा है 10। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। अब जहाँ 10 आ रहा है तो इसको अगर और तोड़ते तो 2 गुना 5 आता। 20 को अगर 10 लिखे हैं, 10 को हटा देते तो क्या लिखना होता, 2 गुना 5 ही यहाँ पर लिखना होता, तो 10। तो समझे यहाँ 10 है तो यहाँ 2 गुना 5, यहाँ भी आता कथी 2 गुना 5। इसका मतलब अगर कोनो संख्या के गुना के रूप में लिख रहे हैं, चाहे अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड पहले बताए हैं, गुना के रूप में लिख देते हैं, उसी को कथी बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी कि अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं, उसमें अगर 10 आ रहा है तो वो हमेशा उसका इकाई अंक 0 होगा। 10 आ रहा था अभाज्य गुणनखंड में, 10 आ रहा था, 10 आ रहा था, तो अगर 10 आ रहा है मतलब वो 0 पर समाप्त होगा, उसका इकाई अंक 0 होगा। या फिर इहो बोल सकते हैं कि अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों, अगर 10 आ रहा है तो 2 और 5 को आना ही होगा, काहे कि 10 के हटा के ही तो लिखेंगे 2 और 5। कहने का मतलब अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों आ रहा है तो उस संख्या का इकाई अंक हर हाल में 0 होगा। या फिर कह सकते हैं वो संख्या हर हाल में किस पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा। समझ है। अब 2 और 5 दोनों रहना चाहिए, चाहे कयो गो 2 रहे कयो गो 5 रहे, एगो 2 एगो 5 रहे, चाहे 4 गो 2 रहे एक एगो 5 रहे, मतलब 2 5 रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली 2 रहे 5 रहबे न करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि खाली 5 रहे और 2 नहीं रहे। तो अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों अगर आ रहा है तो उस संख्या का इकाई अंक 0 होगा, चाहे वो वाला संख्या किस पर समाप्त होगा, वो वाला संख्या समाप्त होगा किस पर, 0 पर। इतना समझ गए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इकाई अंक 0 कब होगा, इकाई अंक 0 हमारा कब होगा, जब अभाज्य गुणनखंड में, जब अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों रहना ही चाहिए हर हाल में। भले 2 ज़्यादा हो सकता है, 5 एक आधे गो रहे, चाहे 5 ज़्यादा हो सकता है, 2 एक आधे गो रहे, चाहे दोनों एक होने के रहे, लेकिन दोनों का रहना जरूरी है। तब जाके इकाई अंक 0 होगा, चाहे संख्या किस पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त हो। अब 0 वाला समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 5 की इकाई अंक 5 कब होगा, चाहे कोई संख्या 5 पर कब समाप्त होगी। तो देखिए 5 वाला को देखते हैं। हम लोग कोई संख्या उठाते हैं 5 वाला जिसके लास्ट में कितना हो 5 हो, जैसे 15 उठा लिए, 25 उठा लिए, 35 उठा लिए, 45 उठा लिए, 6 से 25 उठा लिए। तो इसको जब हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे, गुना के रूप में, तो कितना लिख सकते हैं इसको, 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 7 गुना 5 लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिए कि संख्या के इकाई अंक में 5 है तो उसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड में हमेशा कथी आ रहा है, 5 तो जरूर आ रहा है, चाहे एक बार 5 आए चाहे 4 बार, लेकिन 5 तो आ रहा है। मतलब कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, किसी संख्या का इकाई अंक कथी है 5 है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग करेंगे यानी गुणा के रूप में लिखेंगे तो उसमें कथी आएगा 5 आएगा। तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड में 5 है और 2 नहीं रहना चाहिए, अगर 2 आ जाएगा यहाँ पर 2 तो 5 और 2 दोनों हो गया, तो इकाई अंक 5 थोड़ी होगा, इकाई अंक कथी हो जाएगा 0। मतलब इकाई अंक 5 होने के लिए खाली 5 रहना चाहिए, 2 नहीं रहना चाहिए। 5 रहेगा और कोनो संख्या हो, इधर 3 रहे 7 रहे चाहे 9 रहे कुछ भी रहे, 5 रहना चाहिए और 2 नहीं रहना चाहिए। 2 के छोड़कर दूसर कोनो संख्या हो सकता है। तो इकाई अंक 5 होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में कथी होना चाहिए 5, लेकिन 2 नहीं। यानी कह सकते हैं किसी संख्या का इकाई अंक 5 कब होगा, जब अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 हो लेकिन 2 नहीं हो। अगर 2 हो जाएगा तो 5 और 2 दोनों हो जाएगा तब तो इकाई अंक 0 हो जाएगा, 5 थोड़ी होगा, ये दोनों रहना चाहिए। इसी पर आधारित एगो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर कितना है,
इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, उसको हम लोग देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। उदाहरण नंबर कितना 5 बोला है, संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। 4 के पावर n के बारे में हमको क्या करना है, विचार करना है, यानी कि सोचना समझना है कि 4 के पावर n के बारे में। और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। यानी कि हमारे पास एगो संख्या दे दिया है 4 के पावर n। अब इसके बारे में सोच के बताइए कि n का कोई ऐसा मान है, n के जगह क्या प्राकृत संख्या, मतलब n के जगह आप 1 लिख सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ लिख सकते हैं। तो n के जगह 1 कर दिए, कभी n के जगह 2 कर देंगे, कभी n के जगह 3 कर देंगे, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये संख्या बदल के ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा। आप n के जगह कोई भी प्राकृत संख्या रख सकते। तो वह पूछ रहा है कि जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है, जैसे हमने यहाँ n का मान कितना लिया है, n का मान 1 लिया है, n के जगह 1, n का मान 2 लिया है, यहाँ n का मान 3 लिया है। तो ये कितना हो जाएगा 4, आई 4 के पावर 2 है तो कितना 16, आई 4 के पावर 3 है तो 4 चौका 16 चौका कितना होगा 64। तो यह पूछ रहा है कि n का कोई ऐसा मान है, यानी कि n के जगह हम लोग कितना रखें कि जो संख्या है 4 के पावर n, ये 4 के पावर n चाहे ये वाला 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। n के जगह 1 रखे कि 2 रखे कि 3 रखे कि 4 रखे कि 5 रखे कि ये वाला जो संख्या है वो 0 पर समाप्त हो। तो n के जगह 1 रखे तो 4 पर समाप्त हुआ है, 2 रखे तो 6 पर, 3 रखे तो कितना पर 4 पर समाप्त। तो आपसे ही जांच करने के लिए बोल रहा है। अब n के जगह तो कुछ भी रख सकते हैं, n पावर के जगह n के जगह 3 रखे हैं, 4 5 6। तो ये जांच करके बताइए कि कोई ऐसा n का मान है 10 20 30 जिसके लिए ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाए। तो हम लोग तो जानते हैं कि संख्या 0 पर कब समाप्त होगा, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर दोनों अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो 2 और 5 दोनों नहीं है, तो वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देख लेंगे 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों का दोनों अगर नहीं आएगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। संख्या क्या है हमारे 4 के पावर n है। तो हल यहाँ पर लिख करके बनाएंगे हम लोग, संख्या है 4 के पावर n। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 4 के कितने लिख सकते हैं 2 गुना 2, 4 के जगह लिख दिया। अभी 4 हो गया मेरा, अब पावर है उसका n तो लिख देंगे कितना n। अभी इसका भी पावर n है, इसका भी पावर n है, तो 2 का पावर अलगे n दे सकते हैं और 2 का पावर अलगे n दे सकते हैं। अब इसको कई तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे 2 के पावर 2n भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही रहने दीजिए, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए, अब देख रहे हैं जब हमने संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया तो इसमें खाली 2 आ रहा है, 5 तो आइए नहीं आ रहा है। तो हम अब एगो संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक तरीका से होता है, ये हम लोग कहाँ देखे हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का। वह तो बोल रहा था कि एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड का एक एगो तरीका है। तो हमने इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर दिया और यही एगो तरीका है, यही तरीका से कोई भी आदमी अभाज्य गुणनखंड करता, तो इसमें खाली 2 आ रहा है जबकि 5 आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ 2 खाली आ रहा है तो कभी भी 0 पर समाप्त होगा नहीं होगा। नीचे कितना आना चाहिए 5, अगर आता 2 5 दोनों अगर रहता तब जाके कहाँ समाप्त हो जाए 0 पर समाप्त हो जाता। तो यह हम लोग लिख सकते हैं, ये तो जान गए कि 0 पर कभी समाप्त नहीं हो। मान लीजिए अगर ऐसा आ जाता, इधर कुछ रहता संख्या पावर n है, 2 के पावर n आ जाता, 5 के पावर n, 7 के पावर n आ जाता, तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, मतलब ये जो संख्या है वो n का पावर आप 1 2 कुछ रखते तो वो हमेशा कथी पर समाप्त होता है 0 पर। लेकिन यहाँ कुछ रख देंगे, ये नीचे तो खाली 2 ही रहेगा, 2 के n बार आया है 2 n बार, तो 5 तो अबे नहीं किया है, तो 5 जब नहीं आएगा तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर बन गया हमारा, लिख देंगे खाली कि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में, अभाज्य गुणनखंडन में 2 है लेकिन 5 नहीं है, लेकिन 5 नहीं है। अब 5 नहीं रहेगा तो n का जगह आप 100 50 200 कुछ भी रहिएगा, 4 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं। तो 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए
4 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये हमारा हो गया आंसर। यह तो पूछ रहा है कि जांचिए कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, जांचिए। जांच दिए 0 पर समाप्त नहीं होगा भाई, उसमें खाली 2 आ रहा है, 5 आ ये नहीं रहा है, और 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसको तब तक ले मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो आगे पढ़ना है हम लोगों की अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा कैसे निकाल सकते हैं। तो लसा और मसा निकालना हम लोग सीखेंगे। तो लसा को क्या बोलते हैं? लसा को एलसीएम भी बोलते हैं, एलसीएम। और मसा को क्या बोलते हैं? मसा को बोलते हैं एचसीएफ, एचसीएफ। यह दोनों हमको निकालना सीखना है, किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसको समझाने का एक ही तरीका है कि मैं बता दूं आपको, निकाल कर ही बता दूं। देखिए, मान लीजिए 2 संख्या लेते हैं, 18 और 24 लेते हैं, 18 और 24। ये दोनों का हमको क्या करना है? मसा निकालना है और लसा निकालना है, किससे? अभाज्य गुणनखंड। अगर हमको कुछ नहीं बोलता कि लसा मसा इस तरीके से निकालिए, सीधे बोल देते कि लसा मसा निकाल दो चाहे जिस तरीके से, तो कैसे निकालते? लसा ऐसे निकाल देते, 18 24 लिख देते, 2 से 9, 2 से 12, 3 से 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। तो लसा हमारा हो जाता 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, यानी कि कितना? 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 चौका 72 हो जाता। और ये हो गया हमारा कथी? लसा। मसा बोलता निकालने के लिए वो दोनों का, तो मसा कैसे निकालते? 18 से भाग कर देते 24 में, 18 इकाई 18, यहाँ पर कितना हो जाता है? 6, 6 से 18 में 6 तरी 18 कट गया, तो मसा कितना आ जाता? मसा हमारा आ जाता 6। ये हमारा हो गया मसा और ये हमारा हो गया लसा। तो इस तरीका से अगर हम लोग लसा मसा निकालते हैं तो उसको कहते हैं भाग विधि। भाग विधि। देखिए, ये मार्कर भी धोखा दे रहा है, लाइन भी धोखा दे रहा है, और लंबा वीडियो होते जा रहा है। यहाँ लिख दीजिए भाग विधि। इस तरीके से अगर हम लोग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? भाग विधि। तो भाग विधि से नहीं निकालना है, किससे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं वो देखिए, 18 का निकालना है और 24 का निकालना है। तो 18 को तोड़िए रफ में, 18 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, वैसे ही गुना के रूप में, खाली अभाज्य संख्या रहना चाहिए। 2 से 9 और 3 से 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, इतना लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिए पावर के रूप में, चाहे उतहीं से डायरेक्ट लिख दीजिए कथी? पावर के रूप में। 2 आया है, इसमें कथी कथी आया है? 2 और 3 आया है, तो 2 लेंगे और 3 लेंगे। 3 2 बार आया है तो पावर लिख देंगे 2। 3 कई बार आया है? 2 बार, तो पावर के रूप में लिखेगा, ज़्यादा सही रहेगा। 24 है तो 24 को तोड़िए, 2 से हो जाएगा 12, 2 से हमारा हो जाएगा 6 और 2 से हमारा हो जाएगा 3। तो 2 आया है, इसमें कौन कौन संख्या आया है? देखिए, 2 आया है और कथी आया है? 3 आया है, तो यहाँ लिख देंगे कथी? 2 और 3। 2 कई बेर है? 3 बेर, तो पावर हो जाएगा 3। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया, इसी को ना बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये हम लोग सबसे शुरू में देखे थे। अब निकालना है लसा, ये दोनों का लसा। तो लसा देखिए, लसा या फिर एलसीएम, और मसा निकालना है मसा यानी कि एचसीएफ। तो लसा कैसे निकलेगा? तो देखिए, जौन जौन संख्या आया है ना, इधर देखिए, इधर यहाँ यहाँ जौन जौन संख्या आया है वो सारा संख्या लीजिए और सबका बड़का पावर लीजिए। कौन कई तरह के संख्या आया है? 2 तरह के, एगो 2 आया है और 3, 5 7 सब नहीं ना आया है, तो 2 लिख देंगे और 3 गुना में 3 लिख देंगे। 5 अगर आया रहता तो 5 लिखते, 7 अगर आया रहता तो 7 लिखते। अब पावर देंगे, बड़का पावर। तो 2 के सबसे बड़का पावर केने है? सबसे बड़का पावर ये है 3, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो लसा में बड़का पावर लेंगे, यानी पावर हो जाएगा कितना? 3। अब 3 का पावर दीजिए, 3 का सबसे बड़का पावर, लसा में बड़का पावर देना है, तो बड़का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन बड़का पावर यहाँ है, यहाँ तो पावर 1 है, तो ये वाला पावर दे देंगे 2। अब गुना करा दीजिए, लसा हो गया।
तो 2 के पावर 3 कितना, 2 दूना 4 दूना 8, और 3 के पावर 2 कितना 9, 3 तिहाई 9, तो 8 9 गुना हो गया कितना आएगा 72। ये हो गया आंसर। पहले भी लसा आया था कितना 72। मौसा निकालना है, तो समझ में आया कि लसा कैसे निकालते हैं। लसा निकालने के लिए जौन जौन संख्या आया है वो सारा संख्या लिख दीजिए, और जहाँ बड़का पावर लग रहा है वह पावर चढ़ा दीजिए या गुना करा दीजिए। जौन जौन संख्या आया है वो सब लिखिए। 2 आया है तो 2 लिखिए, 3 आया है तो 3, 5 आया रहा था कहीं पर भी, यहाँ यहाँ कहीं भी 5 आया रहा था तो 5 लिखते, 7 आया रहा था कहीं पर भी तो 7 लिखते। अब ज़्यादा पावर जहाँ देखते उतने पावर चढ़ा के गुना करा देते। लेकिन मौसम में वैसा नहीं करते। मौसम में सारा संख्या नहीं लिखेंगे। 2 आया है तो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 भी लिख दिए, 7 भी लिख दिए, ऐसा नहीं करें। जो कॉमन है वह लिखेंगे। मौसम में कथी करेंगे, जो कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब कथी, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। ये दूगो संख्या जो एहू में आया हो एहू में आया हो वह संख्या यहाँ लिखेंगे। और ओहू में से पावर यहाँ ज़्यादा वाला दे रहे थे, यहाँ पावर देंगे कम वाला। तो 2 दोनों में आया है तो 2 ले लीजिए, 3 दोनों में आया है तो 3 ले लीजिए। अब पावर चढ़ाइए, पावर चढ़ाइए कम वाला। यहाँ पावर 1 है, यहाँ है 3, तो ई वाला देंगे पावर 1। अब 3 का देख लेते हैं, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ज़्यादा वाला नहीं कम वाला, तो यह रहने देंगे। तो कितना हो जाएगा 6, यह हमारा हो जाएगा कथी मौसा। समझ गए। लसा में कथी जथी जथी आया है वो सारा ले लीजिए, और ज़्यादा पावर खोज के चढ़ा दीजिए गुना करा के लिए। मौसम में जौन जौन दोनों में है, अगर 3 गो संख्या रहता तो तीनों में देखते, जौन जौन कॉमन है वह लेंगे और छोटका पावर देंगे। जहाँ देखेंगे सबसे कम पावर वह पावर दे के गुना करा देंगे। आइए, नहीं समझ में आया होगा तो एक और एग्जाम्पल है बुक में ही, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 होगा, तो 6 को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए उदाहरण नंबर 6 यहीं पर बना देते हैं हम लोग। तो पहले इसको देख लीजिए कि लसा कैसे निकाल रहे हैं, लसा चाहे एलसीएम। जो संख्या चाहे कोनो संख्या हो अगर आया हो, जो संख्या आया हो उसका ज़्यादा पावर लेकर के गुना, उसका ज़्यादा पावर लेकर गुना करा देंगे, लसा निकल जाएगा गुना। अब मौसा कथी जो आया हो वो नहीं, जो कॉमन हो दोनों में मिले, तो यानी कि जो कॉमन हो उसका कम पावर लेके गुना, सबसे कम पावर लेकर गुना। यहाँ आप लिख दीजिएगा सबसे कम, चाहे हम ही लिख देते हैं, उसका सबसे कम पावर लेकर के कथी करा देंगे गुना। देखिए वीडियो चल रहा है कि रुक गया है, चल रहा है वीडियो, कई वो चीज को देखना पड़ता है। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 6 में है, क्वेश्चन लिखेगा छोड़ दे, लिख देते हैं। उदाहरण नंबर 6 में, उदाहरण 6 इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह बोल रहा है ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह अभाज्य गुणनखंड विधि से किसका 6 और 20 का निकालना है। तो 6 को लिख देंगे 2 गुना 3, 20 को कितना लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो यहाँ से लिख दीजिए 2 से 10 और 2 से 5। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 और 5 आया है, 2 और 5, 2 बार आया है तो पावर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तो हो गया, लिख दिए। अब देखिए लसा कैसे निकालेंगे, लसा एलसीएम यानी कि लसा। जो संख्या आया हो उसका ज़्यादा पावर लेगा, जथी आयल बा सब लेंगे और ज़्यादा पावर लेंगे। कथी आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 3 वैरायटी का चीज़ आया है। यानी कि 2 आया है, 3 आया है,
5 आया है। ये तो अभी लिखे हुए जौन जौन आया था। अब ज़्यादा पावर देंगे। 2 के सबसे ज़्यादा पावर केने है ई है, तो पावर दे दी। 3 के सबसे ज़्यादा पावर एक एगो तो है, 5 का एक एगो। अब गुना करा दीजिए। 2 दूना 4, 4 तो 12, 12 पचे 60, 60 हो गया लॉस। अब मौसा निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। तो जो जो कॉमन हो उसका सबसे कम पावर, तो पहले जो जो कॉमन हो उसको लिख देंगे। कॉमन कहने का मतलब यहू में होना चाहिए, यहू 2 दोनों में है तो 2 को लिख दीजिए। 3 दोनों में है, नहीं है, 3 को छोड़ दीजिए। 5 दोनों में है, नहीं है, 5 को छोड़ दीजिए। कॉमन का मतलब दोनों में रहना चाहिए, तो ये खाली 2 होगा, मतलब यह 2 हो गया कथी नहीं। अभी देखेंगे कम पावर किधर है, 2 का पावर यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ कम है, मतलब यह रहेगा। तो यह हो गया कथी आंसर। ये हो गया हमारा लॉस, ये हो गया हमारा मस। शायद एक और एग्जाम्पल है ऐसा ही, वह देख रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 8, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। तो अब तो मिटाना होगा भाई, तो जगह नहीं है। तो 8 और 7 भी है, तो 7 है तो उसमें थोड़ा अथी है, थोड़ा ट्विस्ट है, फार्मूला पर उसको बनाना है। तो पहले हम लोग उदाहरण नंबर 8 देख लेते हैं, तब कथी देखेंगे 7 देखेंगे। तो पहले हम लोग 8 देखते हैं इसको मिटा करके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। बोला है 6, 72 और 80 का अभाज्य गुणनखंडन से लसा निकालना है। तो सबसे पहले रफ में हम लोग क्या करेंगे, सबका गुणनखंड कर लेंगे। इस 6 का, 72 का, 120 का, 120 का। तो 6 का हो जाएगा 2, 3, 72 का कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। 120 का 2 से 60, 2 से 30, 2 से हो जाएगा 15 और 3 से हो जाएगा 5। ये 2 लिखा हुआ है 2। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 6 को, 72 को और 120 को। तो यहाँ सबसे पहले तो हल लिख देंगे। 6 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अब 72 को कितना लिख सकते हैं, 72 को, 72 में 2 आया है और 3 आया है, तो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए। 2 है 3 बेर, तो 3 बेर है तो पावर 3। ये 2 बेर है तो पावर हो जाएगा 2। उसके बाद है 120, तो 120 को देखिए, 120 में 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख। 2 कई बेर है, 3 बेर, तो पावर हो जाएगा 3। 3 एक बेर, 5 एक बेर, तो हो गया। अब पहले निकालना है HCF, तो HCF लिखिए। पहले तो हम कोनो निकाल सकते हैं, कोनो थोड़ी जरूरी है, लेकिन लिखा हुआ है तो लिख देते हैं HCF। तो चाहे HCF लिखे, चाहे किसका किसका है, 6, 72, 120 का है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 6, 72 और 120 के कथी HCF। चाहे सब मिटा के खाली कथी लिख सकते हैं, HCF लिख सकते हैं, चाहे मसा लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मसा कैसे निकालना है, मसा जो जो कॉमन हो उसका कम पावर। तो पहले तो वो लिखेंगे जो कॉमन है। कॉमन का मतलब सब में रहना चाहिए। 2 सब में है, 3 भी सब में है, 5 सब में है, नहीं है, 5 खाली यही में है, ये सब में नहीं। तो 2 सब में है या 3 सब में है, तो एगो 2 लेंगे और 3 लेंगे। जो कॉमन है, यह 2 कॉमन है, अब कम पावर लिए। अब 2 का देखिए सबसे कम पावर केने, यहाँ तो पावर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ कम है, एक एगो, तो ई वाला हो जाएगा पावर 1। अब 3 का सबसे कम पावर, तो यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, तो कोनो एक जगह का लिख देंगे। तो हो गया, तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 मसा। अब लसा निकालना है, तो चाहे हम सीधे LCM लिख दें, चाहे जौना जौना का निकालना है वो यहाँ लिख सकते हैं। 6, 72, 120। इसका मतलब है 6, 72 और 120 का लसा। तो लसा कैसे निकालते हैं, जो जो संख्या आया हो, मतलब जथी जथी आया हुआ है सब लेंगे, अब बड़ा पावर लेंगे। तो कथी कथी आया हो, 2 लग रहा है, 3 लग रहा है और 5 लग रहा है। 2 है, 3 है, 5। अब खोजेंगे हम लोग बड़का पावर। तो 2 के सबसे ज़्यादा पावर केने है, इतना है 3, तो पावर हो जाएगा कितना 3। अब 3 का सबसे ज़्यादा पावर किधर है, यहाँ है 2, यह तो ज़्यादा है, इधर तो एक एगो है, इधर एगो। 5 का सबसे ज़्यादा पावर एगो 5 है ले है, तो इतने हो जाए, गुना करा दीजिए। 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 2 9 और 5 8 5 40, 40 9 चौका 36, 360 हो जाएगा। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एगो एग्जाम्पल हम लोगों का छूट गया, एग्जाम्पल नंबर 7। उसके लिए पहले आपको फार्मूला देखना होगा, तब जाके एग्जाम्पल नंबर 7 बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं, इसको मिटा करके।
चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए ध्यान से। तो जब भी हमें बोलता है लसा निकालिए या फिर मसा निकालिए, तो ये जब बोलता है तो हमें दो संख्या दिया रहता है, यहाँ पर दो संख्या दिया रहता है। तो इस सब में रिलेशन क्या है, ये दो संख्या में, लसा में और मसा में क्या संबंध है वो देखिए। तो ये जो संख्या है, दो संख्या है, तो कौनों को बोल दीजिए पहली संख्या, इसको बोल दीजिए कथी, दूसरी संख्या बोल दीजिए, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को सूचित करते हैं ए से और दूसरी संख्या को सूचित करते हैं बी से। अगर लसा मसा के जगह ए बी अगर लिखा हुआ है तो ए का मतलब समझिएगा पहली संख्या और बी का मतलब समझिएगा दूसरी संख्या। तो इस सब में संबंध क्या है पहली संख्या, दूसरी संख्या और लसा मसा में? देखिए, पहले का संबंध है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है इस दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो लसा गुने मसा होगा, या फिर लसा गुने मसा बराबर क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल। इसको दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ऐसे लिखिए, चाहे लिख दीजिए ऐसे, ए गुना बी बराबर होगा LCM गुना HCF, ऐसे लिखिए। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका, ए गुना बी बराबर LCM, केकर LCM ए और बी के, केकर लसा ए और बी के, गुना HCF यानी कि मसा केकर ए और बी के। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किताब उताब में ऐसे ही दिया रहता है। तो हम लोग फिलहाल उसको छोड़ते हैं, समझिएगा कि दोनों कथी है, एक है। LCM ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, HCF ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, वो गलत नहीं है, वो सही है, वो सही है, ऐसे ही काट दिए हैं ताकि आपका ध्यान उधर नहीं है। अब ये एगो फार्मूला हो गया मेरा मेन फार्मूला। अब इसी से कोई एगो फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, देखते रहिएगा। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं पहली संख्या अगर निकालना हो, पहली संख्या अगर निकालना हो तो दूसरी संख्या को उधर भेज दीजिए। तो ये गुना में है तो हो जाएगा बटा में, यानी कि लसा गुने मसा बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा दूसरी संख्या। एगो ही हो गया पहली संख्या निकालने का फॉर्मूला। अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो पहली संख्या के उधर भेज देंगे बटा में, तो कथी हो जाएगा फॉर्मूला, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर इसको बटा में भेजिए, पहली संख्या को बटा में। तो ऊपर हो जाएगा लसा गुने मसा बटा में, ये दूसरी संख्या है तो यहाँ पर होगा पहली संख्या। अब उसी तरह से एक और फार्मूला हो जाएगा, मान लीजिए हमको लसा निकालना है, तो लसा बराबर अब हाई वाला मसा चल जाएगा बटा में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में कथी मसा, तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में हो जाएगा कथी, यहाँ है लसा तो यहाँ हो जाएगा कथी मसा। अब मान लीजिए हमको मसा निकालना है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में हो जाएगा लसा, तो मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा लसा। ये चार गो फॉर्मूला है, इसी को अंग्रेजी में अगर कह सकते हैं, मान लीजिए हमें ए निकालना है तो बी हो जाएगा नीचे LCM गुना HCF बटा में बी का मतलब दूसरी संख्या, LCM HCF लसा मसा, ए का मतलब पहली संख्या। तो पहली संख्या निकालिए, मान लीजिए बी निकालना हो तो ए चल जाएगा नीचे, ऊपर होगा LCM गुना HCF। अब मान लीजिए हमको LCM निकालना है, LCM तो HCF रहेगा नीचे, ऊपर हो जाएगा AB। अब मान लीजिए हमको HCF निकालना है, तो HCF निकालना है तो एक और जोड़िए LCM नीचे, ऊपर हो जाएगा A गुना B। यह तो फार्मूला है। तो ये फार्मूला का मतलब कथी है, काहेला इतना फार्मूला याद कर, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है बोला, एगो याद कर लीजिएगा आपका काम हो जाएगा। चाहे ये सब याद करने उहे बातवा के यानी अंग्रेजी में लिख दिया गया है। अभी फार्मूला का यूज क्या है, फार्मूला में देख रहे हैं चार गो चीज है, ए बी लसा मसा, पहली संख्या दूसरी संख्या लसा और मसा। आपको कोनो तीन गो दे दिया जाए, चार गो चीज है ना, चार गो चीज कोनो तीन गो दे दिया जाए तो चौथा आप आराम से लिख सकते हैं।
निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको पहली दे दिया जाए, दूसरी दे दिया जाए, लसा दे दिया जाए, तो आप मसा फार्मूला से निकाल सकते हैं। हाँ, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, मसा बराबर पहली दूसरी लसा, ये तीनों दिया था, मसा निकल जाए। चाहे मान लीजिए पहली संख्या निकालना है, तीनों दिया हुआ, तो पहली संख्या वाला फार्मूला लगा देंगे, पहली संख्या बराबर लसा गुना मसा बटे दूसरी संख्या, दूसरी लसा मसा सब दिया हुआ है, रख देंगे, आ जाएगा आंसर। तो ये वहाँ यूज होता है। चाहे कभी कभी बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो याद कर लीजिएगा इसको। अब इसी पर आधारित एगो एग्जाम्पल है जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। एग्जाम्पल नंबर कितना है? एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो उसको हम लोग बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए ये हमारा उदाहरण नंबर कितना है? 7। इतना और इतना का पहले कह रहा है कि HCF ज्ञात कर लो और उसके बाद तुम LCM निकालना। इसका कहने का मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड से पहले एकर एकर मसा निकाल लो। किससे? अभाज्य गुणनखंड से। उसके बाद तुम लसा निकालना फार्मूला लगा के, मसा निकाल लोगे। ये दो संख्या दिया हुआ है, 3 गो चीज हो जाएगा। तो चौथा चीज अपने आप फार्मूला से, अभी तो बताए, फार्मूला से निकाल सकते। तो आप चाहे तो LCM ऐसे ही निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड से तो लसा मसा दोनों एक ही बार में निकल जाए, तो वैसे निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आपसे वो फार्मूला पर बनवाना चाह रहा है, LCM फार्मूला लगा कर निकलवाना चाह रहा है, यही बात है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। कितना कितना है? 96 है, 404 है। तो रफ में हम लोग बना लेंगे 96 को 2 से, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 3, मतलब कि खाली 2 है और 3 है, तो 2 गुना 3। 2 का गो है? 1 2 3 4 5 गो है, 5 गुना है, 1 2 3 4 5, तो पावर हो जाएगा 5। अब 404 को देखिए, 404, 2 से लगेगा 202, 2 से लगेगा 101, 101, 101, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7, 7 से नहीं, 11 से तो कट भी नहीं, उतना ही होगा। 2 है और 101 है, दो गो चीज ना, 2 और 101, 2 गो है, तो पावर हो जाएगा कितना? 2। पहले हमको क्या करना है? मसा निकालना है, तो HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालते हैं? कॉमन होगा वही लेंगे और कम पावर देंगे। तो कॉमन तो खाली 2 है, तो 2 ले लिए। 3 तो कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, 3 छोड़ देंगे। 101 दोनों में नहीं है तो छोड़ देंगे। कम पावर लेंगे, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 2 है, तो कम पावर यह ना है 2, तो कम पावर लेंगे, तो कितना है? 4। HCF निकाल दिए और LCM निकालना है। तो अब हम लोग निकालते हैं LCM। तो LCM बराबर फार्मूला कथी हो जाएगा? यहाँ LCM है तो नीचे हो जाएगा HCF, और ऊपर हो जाएगा पहली गुना दूसरी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, चाहे A गुना B भी लिख सकते, दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या कितना है? 96, यह दो संख्या ना है। दूसरी संख्या है 404, बट HCF यानी कि मसा कितना निकाले? 4 निकाले। 4 से कट जाएगा, चाहे इहो कट जाएगा, 4 से कोई बार में कटेगा? 24 बार में कट जाएगा। 4 1 4 0, 4 1 4, गुना कराइएगा तो 96 आएगा। यह हो गया आंसर, ये हो गया हमारा LCM, ये हमारा हो गया HCF। तो ऐसे बनेगा। तो सारा चीज़ यहाँ पर होता है कंप्लीट, जितना जरूरी था वो सारा चीज़ हो गया, क्वेश्चन भी सारा एग्जाम्पल हो गया। अब अगर आप एक्सरसाइज बनाते हैं तो दिक्कत कम होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और वीडियो के लिए, ताकि आपको ढूंढना न पड़े। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ हम लोगों का क्या रहेगा? एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।